हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान शिक्षण साइंस पेडागोजी का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्या उद्देश्य होगा? अध्ययनकर्ताओं, मतलब जिनको विज्ञान का शिक्षण दिया जा रहा है उनमें ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य विकसित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या स्थिति की कल्पना करना। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा है समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समस्या का समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, स्थिति की कल्पना करना, ये तीनों ही समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं। जबकि ये जो अवलोकन करना होता है ये एक सामान्य क्रिया होती है जो समस्या समाधान विधि का चरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है योजना, आयोजन, गतिविधि संचालन, दोहराई। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो जब गतिविधि आधारित कोई शिक्षण करवाया जाता है तो उसमें योजना भी बनाई जाती है, आयोजन भी किया जाता है, विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है। गतिविधि आधारित अध्ययन में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता वह है दोहराई। मतलब किसी भी गतिविधि को बार बार दोहराने से बच्चों में नीरसता पैदा हो जाती है, वह उस गतिविधि के प्रति रुचि नहीं लेने लगते, तो वह अच्छी तरीके से नहीं सीखते। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, किसी भी गतिविधि को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीज अंकुरण की संकल्पना को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण के चित्र दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीज दिखाते हुए, अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, श्यामपट्ट पर चित्र के माध्यम से समझाकर, बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बीज अंकुरण की संकल्पना को सर्वश्रेष्ठ ढंग से, बता तो हर तरीके से सकते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ ढंग से बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। यहाँ पर देखिए ये बात आ गई कि प्रत्यक्ष अनुभव, जब किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता है तो वह अच्छी तरीके से उससे सीख पाता है। तो यहाँ पर जब वह बीज बोएगा, विभिन्न अवस्थाओं का उसकी अवलोकन करेगा, उनके चित्र से संबंधित गतिविधि करेगा, तो इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से वह सीख पाएगा। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ढंग पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी होगी? फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना, पाठ्य पुस्तक में से पाठ पढ़ाना, कक्षा से संबंधित क्रियाएं करवाकर, अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहीं फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र करके उसका एक आलेख तैयार करवाकर। तो यहाँ पर भी देखिए वही बात आ गई, प्रत्यक्ष अनुभव। अगर किसी बच्चे को फसल कैसे उत्पादन किया जाता है ये प्रकरण पढ़ाना है तो उसको अगर प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाएगा, किसी खेत में ले जाकर उसको वहाँ चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो वह उससे बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ है
क्या है इसका अर्थ? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीईएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ यह होता है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। क्या करे? बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु विज्ञान तैयार करे। विज्ञान व्यक्ति में नवाचार और रचनात्मक कौशलों का समावेश करता है, रचनात्मक कौशलों का विकास करता है विज्ञान। तो यह बच्चों में कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे, इसका अर्थ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, अधिक सीखने की उत्सुकता, बिल्कुल राइट है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, समस्याओं के प्रति जो व्यवहार है उसमें वस्तुनिष्ठता आती है, ये भी राइट है। कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन कार्य। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को कठिन कार्य ही दिया जाए या कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल गलत बात है। हर तरह के बच्चों को कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो तीनों हैं, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता और खुला मस्तिष्क, ये तीनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों को नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? क्या कहती है? किसकी किसकी बूंदें हैं? तेल और चीनी के घोल की 2-2 बूंदें एक समतल पर रखने के लिए कहती है, उसके बाद उनको टेढ़ा करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका विद्यार्थियों के किस गुण को संज्ञान में लाना चाहती है? परिणाम को, बिंदु को, श्यानता को या विलेयता को? तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षिका जो है वह श्यानता के गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। श्यानता को हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि श्यानता किसी तरल का वह गुण है जो उसके गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए है, पौधों में भोजन सामग्री की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजन पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। विद्यार्थियों को पानी में मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण का निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। तो इस विचार के लिए खंडन करने के लिए क्या करेंगे? विद्यार्थियों को मनी प्लांट का पौधा देंगे और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे। मनी प्लांट का जो पौधा होता है वह बिना मिट्टी के हवा और पानी में वृद्धि करता है। तो मतलब बिना मिट्टी के भी कुछ पौधे हवा और पानी में वृद्धि करते हैं, तो उनके इस विचार का इससे खंडन होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान को ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाली
सही दिशा में ले जाती हूँ। तो कैसे कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए? जो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच पैदा करे और उनको सही दिशा में ले जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान की व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब ऑप्शन नंबर ए है वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है। बी वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक है। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अंक प्राप्त करना, ग्रेड प्राप्त करना, ये निगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायता ये उद्देश्य नहीं होता। बाकी ये जो तीनों हैं, हस्त कौशल युक्त कौशलों का विकास, विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाना, समस्या समाधान के अवसर उपलब्ध कराना, ये तीनों ही गतिविधि संचालित प्रयोगात्मक गतिविधि संचालित करने के उद्देश्य होते हैं, जबकि अंक या ग्रेड प्राप्त करना नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके विचारों की उपेक्षा करें। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। अब क्या होता है, कभी कभी विद्यार्थी जो होते हैं, विज्ञान संबंधी जो अवधारणाएं होती हैं उनके मन में, वह वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। तो उससे क्या करना चाहिए? शिक्षक को यह करना चाहिए कि वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करे। मतलब ऐसी गतिविधियां उत्पन्न करे शिक्षार्थियों के सम्मुख कि उन्हें खुद से ऐसा लगे कि यहाँ पर हम गलत हैं, वह अपनी गलतियों को सुधारें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कह रहा है उपेक्षा करें। अगर उनके विचारों की बिल्कुल उपेक्षा कर देंगे, कोई उनका महत्व ही नहीं देंगे, तो उनको सीखने में रुचि उनकी खत्म हो जाएगी। सी कह रहा है अवैज्ञानिक विचारों के लिए डांटें। डांटने से भी उनमें सुधार नहीं आएगा, बल्कि उनमें ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। अब देखिए ये कर सकते हैं, लेकिन इससे उतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकते जितनी अच्छी तरह हम ऑप्शन नंबर बी से समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करता है और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। बी है शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं, उसके चरणों को लिखते हैं। 3 कह रहा है शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल राइट है, शिक्षार्थियों को अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, ताकि वो उनके मन में जो भी दुविधाएं हों सभी क्वेश्चन पूछ सकें। 4 कह रहा है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। ये भी सही बात है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तो करना चाहिए, उसके साथ साथ विविध संसाधनों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जाए। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करता है और अपने अवलोकनों को दर्ज करता है। ये भी सही बात होगी। जब वह खुद प्रयोग करेगा, अपने अवलोकनों को दर्ज करेगा, तो वह समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत होगा? शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए। अब देखिए दे तो रहा है शिक्षक जो प्रदर्शन या निदर्शन शिक्षार्थी को दे रहा है, तो शिक्षार्थी उसका अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षार्थी को नहीं बल्कि शिक्षक को अवलोकन करना चाहिए, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसका या इसके उद्देश्य क्या हो सकता है या सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ये विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण पर अगर ले जाएंगी सोनिया नाम की मान लीजिए कोई शिक्षिका हैं, तो क्षेत्र भ्रमण पर अपने विद्यार्थियों को ले जाती हैं, तो वहाँ पर वह उनको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए ले जाती हैं। कोई चीज़ उनको पढ़ाएंगी, उस चीज़ से संबंधित चीज़ें जब दिखाएंगी तो उनको अच्छी तरह से समझ आएगा, तो उनको जो अनुभव प्रदान होगा वह ठोस अनुभव होगा, जल्दी भूलने वाला नहीं होगा। तो ये तो सही हो गया। बी देखते हैं वह उन्हें इस प्रोजेक्ट पर और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए ले सकती हैं। वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए ले सकती हैं। ये भी देखिए राइट होगा। इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य के आकलन भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है
ये विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशल का विकास करती है, ये भी राइट होगा। ये उसके शिक्षण समय को बचाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर भ्रमण पर ले जाएंगे, किसी चीज़ को क्लास में हम समझा देंगे तो उसमें समय कम लगेगा। अगर उसी चीज़ को समझाने के लिए कहीं बाहर भ्रमण पर ले जाएंगे तो उसमें समय तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है वह उसके शिक्षण समय को बचाता है, बिल्कुल गलत बात है, बल्कि शिक्षण समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि वह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। बी है, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारी वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर दीजिए। सी कह रहा है उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का और भारी अपेक्षिक पद है। डी, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है, जिसका आदर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए, गलत बात है। सुनना चाहिए उसकी बातों को, डांटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे को स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तु का जो भार है वह भार नहीं, देखते हैं यहाँ पर, बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि वह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। मतलब किसी वस्तु का डूबना या तैरना कौन निर्धारित करता है? उस वस्तु का घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के विद्यार्थियों का पाचन प्रकरण पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, पाचन तंत्र के बारे में शिक्षार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी है, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। सी है, पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आया है तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि जो भावी शिक्षण अधिगम करवाया जाना है उस सत्र को उसके अनुसार नियोजित किया जा सके। तो बच्चों को जब चित्र दिया जाएगा तो उसमें वह देखेंगे और बताएंगे यहाँ से भोजन होकर गुजरता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भावी शिक्षण अधिगम सत्र को समझना और उसी के अनुसार उस पाठ्य वस्तु को उनके अनुसार ही नियोजित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 7 की अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कम प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतना ही अच्छी तरह से उनको समझ आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। बी, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, राइट होगा। सभी बच्चों को एक समान रूप से मंच देना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, भी राइट है। अब वो बच्चे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, जब उनको कोई चीज़ बताई जाएगी, उनसे पूछी जाएगी तो उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए। उनको डांटना नहीं चाहिए, ना ही उनको एकदम से उनकी प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार कर देना चाहिए। सुनना चाहिए उनको और उनको स्वीकार करना चाहिए। तो ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट है, चर्चा के अंत में, ये चर्चा है, चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। जब चर्चा खत्म हो जाए तो उसके अंत में बच्चों के जो विचार हैं उनका सारांश करते हुए उनका आकलन करना चाहिए, ये भी राइट है। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 तीनों राइट हैं। तो देखिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिसे वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं, पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। क्या होशियारी करता है वह? चूड़ियों को एक घोल में डालता है, जिससे उनका चूड़ियों का जो सोना है काफ़ी ज़्यादा उस घोल में निकल जाता है। चूड़ियाँ चमक तो जाती हैं, पर उनका भार जो होता है वह कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 या तनु HCl। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ये धोखेबाज सोनार जो है ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण बना के रखा है, जिसको अम्लराज भी कहते हैं। इस मिश्रण में जब वह सोने की चूड़ियाँ डालता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा सोना उस मिश्रण में विलय हो जाता है, जिसके कारण सोने की चूड़ियों का भार कम हो जाता है। और फिर वह जो घोल होता है उसको लेकर वह चला जाता है और पुनः उसे कुछ उपचार द्वारा पुनः उसके सोने को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके मिश्रण को अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोजन पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह का भोज्य पदार्थ प्रदान करती है? क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? उन पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो यहाँ पे अगर भोजन के तत्वों के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा मुख्य रूप से प्रश्न किया जाना चाहिए? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को विविध भोज्य पदार्थों जैसे भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सभी के बारे में बच्चों को बताना आवश्यक होता है। तो जब ये प्रश्न किया जाएगा कि विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है माँ, तो ये सभी चीज़ें उससे निकल कर आएंगी कि भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और ये इन सभी चीज़ों की जानकारी बच्चों को देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है? जब गीता मनुष्य में पोषण विषय को केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। गीता मान लीजिए शिक्षिका है, तो वह मनुष्य में पोषण विषय को केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है, तो उससे किसका आकलन होगा? ऑप्शन नंबर ए है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं का शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता का। अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पे रोल प्ले कैसे तैयार होगा जिसको सभा में प्रस्तुत किया जाएगा? बहुविकल्पी प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक राइट होगा, तो ये नहीं होगा। सी देखते हैं, भोज्य पदार्थों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। अब बहुविकल्पी प्रश्न में निबंध लिखना कहाँ से आ गया? ये भी नहीं होगा। भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा जो मूल्यांकन कर रही है गीता, वह कर रही है भोज्य संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं का, भोजन से संबंधित। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम कोई विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं लेकिन उसके विषय में कुछ गलत अवधारणाएं हमारे दिमाग में बन जाती हैं। तो जब वह बहुविकल्पी प्रश्न करेंगी, एक ही तरह से कई ऑप्शन होंगे उसके, तो उसमें जो बच्चों के दिमाग में गलत अवधारणाएं बैठी हुई होती हैं वो वहाँ से क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के निम्न उदाहरण में से किनमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं, कौन सी गति में होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सीधी सड़क पर चलती हुई जो कार होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसके विस्थापन दोनों के परिमाण बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए कहा और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई? तो यहाँ पर उन्होंने इतनी सलाह तो दी कि सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन के लिए रख दें और उनमें जो परिवर्तन हो उसको देखें। तो यहाँ पर कौन सी सलाह देना वह भूल गई?
उनको निम्न प्रकार से रखना। किस प्रकार से रखना चाहिए उनको? थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर या बहुत सारे बीज गीली रुई पर। यहाँ पर देखिए बीजों को जब गीली रुई पर रखा जाएगा तभी उनमें कुछ परिवर्तन होगा, तो थोड़े बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना वह भूल गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने कहा कि बीज को रुई की परत में भिगो कर रख दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि थोड़े से बीज को रुई की परत में भिगो कर रखें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। कैसे पाठ का चुनाव करेगा? जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिसे वह सोचती हैं कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो अगर विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है तो उसके लिए कैसा पाठ का चुनाव करना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पाठ का चुनाव करिए जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो, उनसे जुड़ा हो और साथ ही साथ उसके पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तो अगर दैनिक जीवन से जोड़कर किसी विद्यार्थी की कोई विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी तो वह उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा और उन समस्याओं को अच्छी तरह से वह समझ पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है? समूह बनाना है, तो उनका नेतृत्व करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका चयन करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह के साथ सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। भूमिका चयन की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। तो यहाँ पर देखिए वह किन गुणों के आधार पर चयन करेंगी नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। योग्यता के अनुसार भूमिका देना और उनको प्रोत्साहित करना, अलग अलग योग्यताओं के अनुसार उनको अलग अलग भूमिकाएं देना, साथ में उनको प्रोत्साहित करना और सभी समूह के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। मतलब ऐसा नहीं करना कि कोई ज़्यादा होशियार है तो उनके साथ ज़्यादा समन्वय हो। तो यहाँ पर सभी समूह के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? ऑप्शन नंबर ए है, वैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा करना, डिज़ाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना, सरल प्रयोगों के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? गतिविधियों में से सबसे कम किसका शैक्षिक मूल्य है? तो अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा करना राइट है, डिज़ाइन बनाना भी राइट है, मॉडल का निर्माण करना ये भी गतिविधि में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल प्रयोगों के बारे में पढ़ना। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति ... के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हचिंस, ऑप्शन नंबर बी है B.F. स्किनर, सी मैक्स रैफर्टी और डी जॉन डेवी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो जॉन डेवी हैं इनकी पुस्तक एक अनुमान थी और एक शिक्षा, इसमें उन्होंने प्रोजेक्ट पद्धति का विस्तृत रूप से व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विज्ञानों में पाठ योजना ... को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने, कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकता को पूरा करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। अब पाठ्य योजना जो बनानी है वो तो बच्चे के लिए बनानी है, उसमें अभिभावकों की क्या ज़रूरत? बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए, जो जैव विज्ञानों की पाठ योजना होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, क्या क्या शामिल होना चाहिए? उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक मूल्यांकन, शाकाहारियों का बचाव। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। वनों के सभी भौतिक, वन में बहुत सारे चीज़ें आ गई, जैसे भौतिक एवं जैविक संगठक, वन में विभिन्न भौतिक एवं जैविक संगठक आ गए, तो वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, क्या होती है वह? ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त सामग्री खोजना। ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। तो देखिए जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को किस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनके सामने पुस्तकें होती हैं तो उनको देखकर वह शब्दशः उनको उतार लेते हैं, तो वहाँ पर शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनको पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, जिससे वो चीज़ों को समझे बल्कि नकल करके या रट कर उनको उतार ना लें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। अब विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर रहा है कोई शिक्षक, तो उसके लिए किसका उपयोग करता है? निदर्शन का। लेकिन अगर निदर्शन का अपेक्षित परिणाम ना आ पाए तो फिर शिक्षक को क्या सलाह देनी चाहिए? विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझना, विज्ञापन समन्वय के साथ एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में लाने के लिए कहा गया हो, निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना, कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया है और उनसे उनके कारण निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा शुरू करना। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह निदर्शन को रोककर उसे पुनः शुरू करे, जिससे छात्रों को सही दिशा में अभिप्रेरित किया जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।